हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके 11 खंड या 11 भाग हमने पढ़ लिए हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मम्मी की जो शादी है वो हो चुकी है, लेकिन शादी में कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। शादी के बाद में भोज रखा गया है और बंटी को लग रहा है कि आज ज़रूर कोई प्रोग्राम हो रहा है। बंटी अपने सोए-सोए बंटी अपनी आँखों में सोच सोच रहा है कि भाई किस तरह से लाइटिंग व्यवस्था की गई थी, सब एक-दूसरे को खाना दे, तो कितने सारे रिश्तेदार हैं वो एकत्र हुए थे। इन सारी चीज़ों को वो दोबारा से उस शादी को अपने माइंड में दोबारा से सोच रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो फूफी है वो भी कहती है कि भाई अब हमारी छुट्टी कर दीजिए और अब हम यहाँ रहना नहीं चाहती है, हम हरिद्वार जाना चाहती है। तो हम फूफी को स्टेशन पर बिछड़ते हुए और बंटी के लिए शकुन को हिदायतें देते हुए हम देखते हैं। फूफी है वो चली जाती है और फूफी के जाने के बाद ही बंटी को भी महसूस होता है कि एक फूफी ही थी जो इतना ख़्याल रखती थी। लेकिन फूफी थी तब तक तो वो पता नहीं चलता था, लेकिन आज फूफी नहीं है तो आज कितना कुछ पता चलता है। फिर देखते हैं कि घर का जो सामान है वो एक-एक करके मिस्टर जोशी के यहाँ पर डॉक्टर जोशी के यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है और धीरे-धीरे सारी किचन, कमरे, अलमारियाँ, खिलौने वग़ैरह सारे कुछ पहुँचाए जा चुके हैं। मम्मी उसे खूब समझाती है कि बेटा उस घर में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंत में जो बंटी है वो भी जैसे-तैसे करके उसको तैयार हो जाता है और वो जैसे ही पहुँचता है तो अगले पार्ट में देखते हैं कोठी है वो एकदम से बिल्कुल चमचमा रही है। वो अपने घर की तुलना करके देखता है जैसे ही घर में दरवाजे पे उसे मिस्टर जोशी और उनके दोनों बच्चे मिलते हैं स्वागत करने के लिए। शकुन कहती है कि आपने गाड़ी भिजवा दी, आप क्यों नहीं आए? वो कहता है कि यदि मैं आता तो आपका स्वागत कौन करता? इसके बाद में खाने की टेबल पे पहुँचते हैं, बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ है। सबकी कुर्सियाँ तय हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई बेटा तुम भी अपनी कुर्सी तय कर लो। शकुन भी अपनी कुर्सी तय कर लेती है, मिस्टर जोशी के ठीक सामने वाली कुर्सी को सरका के बैठ जाती है। इसके बाद में खाना खाते हैं। मिस्टर जोशी हैं बंटी को थोड़ा-सा बाहर का महसूस करा रहे हैं, वो उसको पूछ-पूछ करके क्या है खाने की कह रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि वो कहते हैं भाई बच्चों इसको सारा घर इसको दिखा के लाओ, तो बंटी को दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो सारा घर देखता है, उसको अच्छा लगता है और वो सोचता है कि अब वो टीटू की अम्मा है। वो इतना कहती है टीटू है, उन्होंने कभी ऐसा घर देखा है क्या? ऐसे कमरा देखा है क्या? इसके बाद में वो टेबल पर जब खाना खा रहा होता है तो सोचता है कि ये लोग मेरी ड्रेस के बारे में क्या सोच रहे होंगे, कैसा लड़का है हमेशा गंदे कपड़ों में रहता है। मम्मी को इतना भी ख़्याल नहीं है कि मेरी कम से कम ड्रेस तो ये बदल दे। फूफी होती तो तुरंत मेरे स्कूल जाता था तो मेरी ड्रेस को बदलवाती थी। ये सोच रहा होता है और वो अंत में कह बैठता है कि मेरी ड्रेस मुझे बदलनी है। और शकुन है वो जाती है बिखरे हुए सामान में से उसके कपड़े निकाल कर देती है, मुँह-वुँह धुलाती है और अंत में सोने के लिए भेज दिया जाता है। अम्मी है, जोत है, वो कहते हैं साथ सोते हैं तो वो कहता है कि भई आज हम कहानी सुनेंगे, लेकिन बंटी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोत उसको अपने स्कूल की बातें बताती है, कुछ चुटकुले सुनाती है, धीरे-धीरे करके वो भी दोनों सो जाते हैं। इसके बाद मम्मी आती है, मम्मी को देख कर के बंटी कहता है कि आप अब आई हो, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। वो कहती है कि दोनों यहाँ सो रहे हैं, उसको अकेला सो कर के वो छोड़ जाती है, लेकिन बंटी जागा रहता है और वो मिस्टर जोशी हैं, वो भी आते हैं, तो वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद में रात में बंटी है, वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और उसकी दरवाज़ा खटखटाने लगता है, थाप पीटने लगता है। मम्मी उसकी निकलती है, उसको चुप कराती है, उसको सुलाती है, लेकिन बंटी है, वो जग रहा होता है। उसकी मम्मी कहती है कि, "भई, आप कपड़े वगैरह पहन लो, कहीं ये सुबह जल्दी जग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी।" तो जैसे ही वो तो उसको वो नंगा देख लेता है, ऐसे अपनी मम्मी को देख लेता है, तो उसे बड़ी ही घृणा होती है और इसी तरह यहाँ हमारा जो पार्ट है, वो खत्म हो जाता है। तो देखिए सवेरे देर तक की गहरी नींद भी बंटी के मन से मम्मी और डॉक्टर साहब का नंगा पन्ना उतार सकी। आँख खुली तो मम्मी और डॉक्टर साहब जा चुके थे, पर नीम अंधेरे में लिपटे हुए उनके नंगे शरीर जैसे वहीं लटके हुए थे। जो कुछ उसने रात में देखा वह सच था, ऐसा हो सकता है? एकाएक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वह शीशी, जादुई शीशी और खट से ये शरीर यानी ड्रेसिंग टेबल पर वो जादुई शीशी रखी है किसकी दोस्तों? इम्पोर्टेड जो कि मिस्टर जोशी ने बाहर से इम्पोर्टेड आयात करी है। किसकी? इत्र की। और खट से ये शरीर उस शीशी से जाकर जुड़ गए। उसे अच्छी तरह याद है कल तो यह शीशी यहाँ नहीं थी, फिर कैसे आ गई? कब आ गई और बंटी भैया उसने जो जादू की शीशी सुंघाई तो बस
राजकुमार का तो मगज ही फिर गया। वह अपने बाप को नहीं पहचाने, माँ को नहीं पहचाने, यानी कि फूफी की बात को याद कर रहा है कि उसको क्या है सीसी सूंघा करके, और तो वह अपने आप को नहीं पहचाने। बंटी उछलकर भागा, बरामदा पार कर रहा था तो खाने के कमरे से मम्मी की आवाज़ आई, "उठ गया बंटी, जल्दी कर बेटे, स्कूल को देर हो जाएगी।" बंटी का मन हुआ 2 मिनट के लिए मम्मी के पास चला जाए, पर नहीं, मम्मी उसे पहचानेंगी, कहीं चाँटा ही मार दें तो रात में मम्मी अपने को नहीं भूल गई थी। अमित और जोत तैयार हो रहे हैं, उन्हें देखकर ही कैसी तसल्ली मिली। उसने उन्हें देखकर ही जाने कैसी तसल्ली मिली। उसने जोत का हाथ पकड़ लिया, वह उससे बोलकर, उसे छूकर अपने मन का डर भगाना चाह रहा था। कभी अकेले में डर लगे तो ज़ोर-ज़ोर से बोलकर ही कैसी राहत मिलती है। अपनी आवाज़ ही कैसा सहारा देती है। "तू इतनी देर से उठता है बंटी, देर नहीं हो जाएगी, जा बाथरूम में गर्म पानी रखा है, जल्दी से हाथ मुँह धोकर तैयार हो जा।" जोत की बात, जोत की आवाज़, जोत का चेहरा, सबसे उसे बड़ी तसल्ली मिल रही है। कल से ही उसे ऐसा लग रहा है, जब-जब उसने जोत को देखा, जोत उसे हमेशा अच्छी लगी। जोत की तरफ देखते रहना भी उसे अच्छा लगता है। वह जल्दी से बाथरूम में घुस गया, पर जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, एक अजीब-सा डर मन में समाने लगा। उसने खाली सूसू की छींचू दबा गया और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। कम से कम बाहर वालों के चेहरे दिखते रहे, चेहरा भी कैसा आश्वासन होता है। नाश्ते की मेज पर सब बैठे हैं। मम्मी टोस्ट में मक्खन लगा-लगा कर दे रही है। डॉक्टर साहब सफ़ेद बुर्राक कपड़ों में ऐसे लग रहे हैं, जैसे अभी-अभी लॉन्ड्री में से निकल कर आए हों। वे खाते भी जाते हैं और बार-बार नैपकिन से हाथ और होंठ भी पोंछते जाते हैं। पर बंटी है कि ध्यान ना खाने-पीने की चीज़ों पर है, ना जोत अम्मी की बातों पर। सामने बैठे टोस्ट कुतरते हुए डॉक्टर साहब एक क्षण को उसे कपड़ों में दिखाई देते हैं, तो एक क्षण नंगे और एकदम नंग-धड़ंगे। मक्खन लगाते-लगाते चाय के घूँट लेती मम्मी के भी मिनट-मिनट में कपड़े उतर जाते हैं। एक बड़ा भारी-सा रहस्य था जो उन्हें एकाएक ही पता लग गया है, जैसे पहले बड़ा डर लगा था, पर अजीब-सी घिन छूटी। अब गुस्से और घिन के साथ-साथ इच्छा हो रही है कि बार-बार उसी दृश्य को देखें। और फिर तो जैसे अजीब स्थिति हो गई उसकी, नहाने लगा तो अपने अंग को लेकर भी वैसी ही थ्रिल महसूस होने लगी। मन ही मन डॉक्टर साहब के साथ अपनी तुलना शुरू हो गई। बड़ा होकर वह भी ऐसा ही हो जाएगा, वह सोच रहा है, हाथ में लेकर देख रहा है, और भीतर ही भीतर एक अजीब-सी सिहरन हो रही है। पहली बार उसे लग रहा जैसे वह है, उसके लिए भी कुछ है। क्लास में टेबल के सामने खड़े होकर सर पढ़ा रहे हैं और एकाएक बंटी के सामने सर के कपड़े उतर जाते हैं। एक अनंत सिलसिला। जोत कभी अपने रूम में, कभी मम्मी के रूम में सामने अपने रूप में, कभी मम्मी के रूप में सामने आती है। वह उसके फ्रॉक में से झाँकने की कोशिश करता है, मम्मी जैसा तो कुछ नहीं है, शायद बड़े होकर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। और फिर सब जगह वही-वही, पर साँझ गिरने के साथ-साथ और सारी भावनाएँ तो गायब हो गईं, सिर्फ रह गई एक अपराध भावना, कुछ बहुत ही गंदा काम करने की अपराध भावना। क्यों आई मम्मी यहाँ, क्यों लाई उसे? आज 1 मिनट भी पढ़ने में मन लगा है उसका स्कूल में, अब किस तरह पढ़ेगा वह? उसने कसकर उँगलियों का क्रॉस बनाया, नहीं, नहीं, वह अब कभी नहीं सोचेगा इन बातों को। कितना पाप चढ़ा होगा उस पर, क्या करे वह? जैसे अजीब-सी असहायता घिर आई उसके चारों ओर। और रात हो आते ही ये अपराध भावना भय में बदलने लगी। पता नहीं किसका भय, कैसा भय, पर कुछ है जो उसे दबोचे जा रहा है। खाने की मेज़ पर बंटी, "यह पुलाव लो बेटे, सलाद नहीं खाते, अरे यह तो बहुत फ़ायदा करता है। तुम्हें क्या दें अम्मी, बंशीलाल, आलू की सब्ज़ी।" ये सारे वाक्य, बर्तनों की खड़-खड़, चम्मच, प्लेटों की टकराहट, आस-पास बैठे लोग सब गड्ड-मड्ड होकर जैसे एक अंधेरे में डूबते जा रहे हैं, और अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। मम्मी बगल में बैठी बंटी का सिर सहला रही है। "सो जा बेटे, मैं तेरे पास हूँ। आज बंसीलाल से कह दिया है, वह दरवाजे के पास बरामदे में ही सो जाएगा। बरामदे की बत्ती भी जली रहेगी, फिर अम्मी है, जोत है, राजा बेटा मेरा।" बड़ी देर तक सिर सहलाने के बाद मम्मी गई है। बत्ती बंद करते ही कमरे का सारा अंधेरा बंटी के मन में भर गया। भर ही नहीं गया, जैसे जम गया है। मन में आकर अंधेरा जम जाए तो कैसा लगता है, कोई जान सकता है। खट, मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद हुआ और बंटी की आंख के सामने चारों ओर नीली रोशनी फैल गई, और फिर उसकी उंगलियां कसकर एक दूसरे से लिपट गई। नहीं, नहीं, नहीं। रात भर बंटी किन-किन
लोगों के बीच भटकता रहा है, सब अनजाने अपरिचित चेहरे, अनदेखी जगह वह कैसे आ गया यहाँ पर? ढेर सारे दंगे लोग बिल्कुल नंग-धड़ंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर सूसू कर रहे हैं। वह भी दंगा होकर घूम रहा है, सूसू आई तो वहीं खड़ा-खड़ा करने लगा। सूसू है कि खत्म ही नहीं हो रही है। कितनी ढेर सारी सूसू की है उसने। यह क्या सूसू से सारा बिस्तर भीगा हुआ है। एक क्षण तो जैसे समझ में ही नहीं आया क्या हो गया। और जब समझ में आया तो एक दूसरे ही भय से ने जकड़ लिया। भय नहीं शर्म, सबके बीच नंगे हो जाने जैसी ही शर्म। खिड़की के पार सवेरा हो जाने के पहले वाली फीकी-फीकी रोशनी फैल रही है। अब वह क्या करे? हाथ फेर कर देखा, सारा बिस्तर गीला है, सारे कपड़े गीले हैं, उठकर कहाँ जाए, कैसे कपड़े बदले और बिस्तर। सवेरा होते ही सबको मालूम हो जाएगा, जो तमी डॉक्टर साहब, बंसीलाल, क्या कहेंगे सब लोग, क्या सोचेंगे। शर्म, दुख, गुस्सा और फिर आंसू, ढेर ढेर आंसू। अमी और जोत उठे हैं। जोत ने उसे आवाज भी दी है, पर वह की सांस तक रोके पड़ा है। वे दोनों तो चले गए, पर वह कैसे उठे। बंटी उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना है। पर बंटी ज्यों का त्यों पड़ा है। वह नहीं उठेगा, आज भी नहीं, कल भी नहीं, सारी जिंदगी नहीं उठेगा। जैसे वह सो नहीं रहा है, बस बिस्तर में जम गया है। मम्मी ने पास आकर रजाई उठाई तो उसने और कसकर आंखें मूंद ली। कोई जादू नहीं हो सकता, बिस्तर सहित गायब हो जाए। अरे यह क्या? ओह, गुड मॉर्निंग किड्स। दरवाजे पर खड़े डॉक्टर साहब की आवाज सारे कमरे में फैल गई। अमीन जोत तो चले भी गए, उन्हें देखने के लिए ही तो ये आए हैं। मम्मी ने जल्दी से उस पर फिर रजाई डाल दी। तुम जरा उधर चलो। और फिर उसे गीले कपड़ों के साथ ही ऊपर से नीचे तक अपने शॉल में लपेट लिया। उसके गीले बिस्तर पर रजाई ढक दी। बंटी को कँपकँपी छूट रही है, पता नहीं सर्दी से या डर से। मम्मी बचाएंगी, पर आखिर कितनी देर तक। अपने कमरे में लाकर मम्मी जल्दी-जल्दी उसके कपड़े बदलवा रही हैं। चेहरे पर ढेर-ढेर परेशानी है। सूसू करके नहीं सोया था बेटा? रात में आया था तो बंसीलाल को क्यों नहीं जगा लिया? पर मम्मी से कुछ नहीं बोला जा रहा है। मन का सारा भय और आवेग केवल हिचकियों में फूटा पड़ रहा है। अब रो मत, रोता हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे सब लोग। मैं किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी। चुप हो जा एकदम। और ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर उसके बाल बनाने लगी तो फिर वही सीसी, वह भीतर तक कांप गया। नाश्ते की मेज पर बैठे तो उसकी नजर नहीं उठ रही है। सब जल्दी-जल्दी नाश्ता कर रहे हैं। सब कुछ ना कुछ बोल भी रहे हैं, पर बंटी को लग रहा है जैसे सब चुप है और कुछ नहीं कर रहे, केवल उसी की ओर देख रहे हैं। जैसे सबको मालूम हो गया है कि उसने बिस्तर में सूसू कर दिया है। बिना देखे ही वह देख रहा है। मम्मी के चेहरे पर परेशानी है, डॉक्टर साहब के चेहरे पर उपेक्षा है, जोत के चेहरे पर दया और अमी के चेहरे पर शैतानी, चिढ़ाने वाला भाव। टोस्ट सेक-सेक कर देता हुआ बंशीलाल मुस्कुरा रहा है। कुछ इस भाव से मुस्कुरा रहा है कि देखो इतना बड़ा बच्चा और सूसू करता है। बस बंटी ही है कि बेहद-बेहद शर्मिंदा, अपनी ही नज़रों में गिरा, सबसे तुच्छ बना, जैसे-तैसे दूध के घूँट निगल रहा है। दूध से ज़्यादा आँसू के घूँट निगल रहा है। मम्मी परेशान हो होकर पूछ रही है और हाथ में वही जादुई शीशी जो बिल्कुल खाली है। तुमने शीशी खोली थी जोत? नहीं मम्मी, मैं तो आपके कमरे में गई ही नहीं। अम्मी तुमने तो नहीं गिराया बच्चे? नहीं। बिना मम्मी की ओर देखे बड़ी लापरवाही से उसने जवाब दिया। गिराया हो तो बता दो बेटे, गिराया नहीं तो मान लो गलती से गिर गया हो तो बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, हमने खोली ही नहीं शीशी, हम क्या सेंट लगाते हैं? बंटी तुमसे गिरा बेटे। नहीं। पर बंटी को खुद लगा जैसे अम्मी की तरह दबंग ढंग से वह नहीं कर सका। और ये मम्मी है कि उसे ही घूरे जा रही है। जोत और अम्मी को क्यों नहीं घूरती ऐसे? एक मैं ही तो हूँ फालतू, पर गुस्सा है कि टिक नहीं पा रहा। एक डर है कहीं ये शीशी ही नहीं बोलने लगे। मैं बताती हूँ असली चोर। कल जब पीछे के मैदान में उड़ेल कर ढेर सारी मिट्टी ऊपर से डालकर हाँफता-काँपता वह आया, तो ठीक सिनेमा में देखे कार्टून फ़िल्म्स की तरह सीसी के हाथ-पैर, आँख-नाक निकल आए थे और वह बड़ी देर तक उसके पीछे नाचती रही थी। कमाल है, सारी की सारी सीसी उलट गई और कमरे में कहीं खुशबू का नाम तक नहीं। तुम लोगों ने नहीं गिराई, बंसीलाल ने सफाई करते समय नहीं गिराई, गिरती तो सारा कमरा गमक जाता। कहाँ गया सारा सेंट? यह तो जैसे कोई जादू हो गया। जादू शब्द से ही जैसे एक बार ऊपर से नीचे तक फिर एक सुरसुरी सी दौड़ गई। बंटी ने दोनों हाथों से कसकर कुर्सी पकड़ ली। शेव करने के बाद तौलिए से मुँह को खूब ज़ोर-ज़ोर से रगड़ते हुए डॉक्टर साहब बोले, अरे छोड़ो अब, इतवार के दिन क्या सवेरे यह पेशेंट लेकर बैठ गईं? जो हुआ सो हुआ और मँगवा लेंगे।
मंगवाने की बात नहीं है पर आखिर जा कहाँ सकती है। मम्मी जैसे अपने से ही बोल रही है। स्वर में खीज और परेशानी है और चेहरे पर जैसे कोई गहरी चिंता उभर आई है। कहा ना फॉरगेट अबाउट इट। डॉक्टर साहब ने मम्मी का कंधा थपथपा दिया। मम्मी का कंधा थपथपा दिया। एक सेंट की शीशी ही तो उलट गई है ना, कोई दुनिया जहान तो नहीं उलट गया। तुम्हारी दी हुई चीज थी, बुरा नहीं लगेगा। सवेरे सवेरे मूड खराब हो गया। तो इसलिए परेशान हो रही थी मम्मी और इसके साथ ही भय की जगह एक संतोष जागा। एकाएक नजर मम्मी की उंगली में जगमगाती हुई अंगूठी पर चली गई। यह भी डॉक्टर साहब ने ही पहनाई थी। शादी का सारा का सारा दृश्य फिर आंखों के सामने घूम गया। मन में फिर कहीं कुलबुलाने लगा। कोठी के दरवाजे में घुसते ही बाईं ओर को 2 कमरे और एक बरामदा। सवेरे 8 बजे से 12:30 बजे तक डॉक्टर साहब यहीं रोगियों को देखते हैं। बरामदे के खंभे पर परिवार नियोजन का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। डॉक्टर की सलाह मानिए 2 या 3 बच्चे बस। बंटी बरामदे के कोने में बस्ते के ऊपर बैठा हुआ बस की राह देख रहा है। बरामदे की बेंचें रोगियों से भरी हैं। 2 एक जमीन पर भी घर है। बंटी बड़े कौतूहल से उन्हें देख रहा है। कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हैं। यहाँ से बंटी को भी वे दिखाई दे रहे हैं। शायद रोगी बारी-बारी से अंदर जाते हैं। कैसे देखा जाता है रोगियों को? कैसे पता चल जाता है कि किसको क्या बीमारी है? नहीं है हालत तो बच्चे मत पैदा करो भाई। इस देश के लोगों को 3 भी नहीं कुल 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। खाने की कमी, कपड़े की कमी, जगह की कमी, नौकरियों की कमी। पौ 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 बंटी बस्ता लेकर भागा। क्यों रे बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? क्यों आऊँगा गाड़ी में? घर से निकलो तो सीधे स्कूल पहुँच जाओ। ना किसी से बोल सको ना कुछ। बस में कितना मज़ा आता है, गाड़ी में तो मैं शाम को घूमता हूँ। पर भीतर से कोई बोल रहा है, झूठ-झूठ, नहीं बेटे, बच्चे लोग यहाँ सोएंगे। एक कमरा उभरता है और ढह जाता है। फिर एक कमरे में जैसे-तैसे ठूँसा हुआ सामान, अपने घर का सामान, उदास-उदास सा और उतना ही उदास सा बंटी उसे उस सामान के बीच खड़ा दिखाई देता है। कहीं कोई और कुछ न पूछे इसलिए बंटी बाहर सड़क की ओर देखने लगता है। अचानक फूफी की याद आ गई। झूठ बोलने से भगवान के घर बड़ी सज़ा मिलती है। बंटी भैया, चोरी करने से पाप लगता है। तो किसका कथन है? फूफी का कथन है। वह कितना झूठ बोलने लगा है आजकल। सब गंदे-गंदे काम करता है, गंदी-गंदी बातें सोचता है, क्या होगा उसका? ड्राइंग की क्लास हो रही है। सर ने बोर्ड पर एक बोतल और एक प्लेट प्याला खींच दिया है। बनाओ अपनी-अपनी कॉपियों में। क्लास में शोर होने लगा। कोई किसी से रबड़ माँग रहा है, कोई किसी से शार्पनर। शार्पनर यानी कि दोस्तों कटर। कोई कुछ लड़कों के बीच क्रॉस जीरो वाला खेल शुरू हो गया है। चुप-चुप करो, थोड़ी-थोड़ी देर बाद सर सारे पीरियड तक इसी तरह चिल्लाएँगे। बताओ, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली। बोर्ड पर प्लेट प्याले की जगह मम्मी का चेहरा घूमने लगता है। वह क्या समझता नहीं मम्मी उसी पर शक कर रही हैं। करें, उसका क्या? उसका क्या ही जाता है, उससे कहकर देखें। फिर बोर्ड पर बनी बोतल एकाएक डॉक्टर साहब की टाँगों के बीच में आकर लटक गई। छी छी! फिर वही सब बातें। उसने मन ही मन प्रॉमिस किया था, अब वह कभी ऐसी गंदी बात नहीं सोचेगा। पर बात है कि फिर भी मन में आ जाती है। उसने उँगलियों का क्रॉस बनाया, अब कभी नहीं, अब कभी नहीं। भूगोल की क्लास चल रही है। गंगा की यात्रा। गंगा हिंदुओं की पवित्र और हिंदुस्तान की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यह हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। सर स्केल से बोर्ड पर लटके मैप में गंगोत्री दिखा रहे हैं। पहाड़ी मार्ग में ही इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नामक 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, तो इसकी धारा मोटी और गति तेज हो जाती है। हरिद्वार पर आकर इसका मैदानी भाग शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। ये भी पूछा सकता है कि कहाँ पर आकर के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार में। हरिद्वार हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। और सर ने स्केल से नक्शे में हरिद्वार दिखा दिया। पर नक्शे के हरिद्वार से बंटी के मन में हरिद्वार की कोई तस्वीर नहीं उभरती है। गंगा तो आगे चली जाती है पर बंटी के मन में हरिद्वार ही अटक कर रह जाता है। नदी के किनारे कोई जगह है, पता नहीं कौन-सी, पर वहाँ फूफी आँखें मूंदे माला फेर रही है। बंटी झपट कर माला छीन लेता है। फूफी चिल्ला रही है, अरे बंटी भैया, पाप लगेगा, पूजा में विघ्न डालते हो। कैसे पापी हो? और बंटी आँखें मूंद कर माला फेरने लगता है। जोल-जोल से बोलकर, धर्मी करे धर्म, फल पापी को होए। फूफी उसके पीछे दौड़ती है, वह माला पानी में फेंकने लगता है। अचानक माला शीशी में बदल जाती है और वह खड़ा-खड़ा शीशी में से पानी में कुछ उलट रहा है। बताओ, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली। लोगों का ऐसा विश्वास है कि संगम में नहाकर सारे पाप धुल जाते हैं। संगम कैसे जाया जाता होगा? वह भी एक बार ज़रूर जाएगा, बंटी का पाप भी ज़रूर धुल जाएगा।
बंगाल में आकर इसका नाम हुगली हो जाता है। कलकत्ता इसके किनारे बहुत बड़ा बंदरगाह है। कलकत्ता और ढेर सारे बंदरों के बीच उसे पापा का चेहरा दिखाई देता है। पापा के तरह-तरह के चेहरे। कितनी बार उसने सोचा कि पापा को चिट्ठी नहीं लिखी, अच्छा पापा ही लिख देते, उन्हें क्या मालूम नहीं मम्मी उसे लेकर दूसरे घर में आ गई है। वकील चाचा भी कितने दिनों से नहीं आए। अच्छा अरूप, बताओ तो गंगा कहाँ से निकली है? बंटी खड़ा हो गया। गंगा, नक्शा, हरिद्वार, फूफी, बंदर, पापा, संगम, जाने कितने नाम, जाने कितने चेहरे हैं कि भीड़ सी लग जाती है और सब गड़बड़ हो जाते हैं एक के ऊपर एक और पता ही नहीं लगता कि गंगा कहाँ से निकली। बंटी स्कूल से लौटा तो मम्मी घर में ही मिली। अम्मी जोत नहीं लौटे थे, मम्मी अकेली ही थी। बंटी को अच्छा लगा, अकेली मम्मी हो तो घर भी अपना लगने लगता है। तुम आज कॉलेज नहीं गई मम्मी? नहीं बेटे, सब सामान जमाना था इसलिए 2 दिन की छुट्टी ले ली। मम्मी ने बंटी के हाथ में बस्ता ले लिया। कमरे में आया तो देखा जोत की और अम्मी की अलमारी के बगल में एक और लंबी सी अलमारी खड़ी है। देख बंटी, तेरे लिए यह अलमारी लगवा दी है। 2 खानों में तेरे कपड़े हैं, 2 में तेरे खिलौने। अब ठीक से रखना अपनी अलमारी को। मम्मी इस समय कैसी लग रही है? टीटू की अम्मा काम करते हुए जैसी लगती थी वैसे ही। बंटी ने अलमारी खोली, दवाइयों की बदबू का एक भभका सा उड़कर आया। यह क्या? इसमें से कैसी दवाई की सी बदबू आ रही है? बंटी छिटक कर पीछे हट गया। कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर साहब की दवाइयों की अलमारी मैंने तेरे लिए खाली करवा ली। 2-4 दिन में यह महक उड़ जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी अलमारी। घर का सारा आलतू-फालतू सामान मेरे लिए, अपने लिए कैसी बढ़िया मस्त बढ़िया कमरा, कैसी बढ़िया अलमारी। मम्मी एकदम पलटकर खड़ी हो गई। एक क्षण बंटी का चेहरा देखती रही, फिर पास आकर दोनों हाथ पकड़े और खींचकर पलंग पर बैठ गई। क्या कह रहा है? ये आलतू-फालतू सामान है? पता है डॉक्टर साहब के कितने काम की थी यह अलमारी, मैंने खास तौर से तेरे लिए खाली करवाई है। और तू है कि तो क्यों खाली करवाई? दे दो डॉक्टर साहब की अलमारी उन्हें। बंटी, मम्मी एकदम उसका चेहरा देख रही है। क्या है उसके चेहरे पर जो ऐसे देख रही है? एक बात कहूँ बेटे, मानेगा? अब बंटी की आंखें मम्मी के चेहरे पर टिक गई। तू डॉक्टर साहब को पापा क्यों नहीं कहता? बंटी चुप। आंखों के आगे कहीं अपने पापा की तस्वीर तैर गई। बोल, कहेगा ना आपसे? नहीं। क्यों? मेरे पापा तो कलकत्ते में है। मम्मी एक क्षण चुप, चेहरा कहीं हल्के से सख्त हो आया। ठीक है पर जोत और अम्मी भी तो मुझे मम्मी कहते हैं। उनकी मम्मी मर गई है इसलिए कहते हैं, मैं क्यों कहूँ? मम्मी उसे देखती रही और वह भी मम्मी को देखता रहा, एकटक बिना नजर हटाए, बिना झिझके। इतने में पोर्टिको में कार के रुकने की आवाज आई तो मम्मी बंटी के हाथ छोड़कर उठ पड़ी। ठीक है बंटी, जो तेरी समझ में आए कर। स्वर में सख्ती नहीं थी, गुस्सा भी नहीं था, शायद दुख था। जोत और अम्मी अपना अपना बस्ता उठाए गाड़ी से उतरे। बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं जाता यार? यह वाक्य कहीं से मन में खोंधा और डूब गया। आ गए तुम लोग? चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। देखो बंटी को भी रोक रखा था अभी तक। हाँ बंटी तो है ही फालतू, अभी ये लोग घंटा भर और नहीं आते तो तुम और रोके रखती बंटी को भूख थोड़े ही लगती है। अरे बंटी भैया, तुम पहले कुछ खा लो, सवेरे के गए हो, तुम्हें भूख नहीं लगती? हमारा तो यहाँ जी कलपता रहता है तुम्हारे मारे। उसे फूफी याद आ जाती है। मम्मी मेज लगाती हुई कैसी लग रही है? वहां तो बस एकदम प्रिंसिपल बनी रहती थी। यह लंबू तरी अलमारी बंटी भैया की है? वही हनुमान वाले लाल कपड़े पहन आया है अभी। लंबूतरी कबूतरी बंदर कहीं का। ऐसी फालतू की चीज उसे दे दी है तो मजाक नहीं उठाएंगे सब लोग? खाने की मेज पर बैठे कि कॉलेज का माली आ गया। जमीन तक झुककर सलाम किया। नमस्ते बंटी भैया, कैसे हो? हाथ जोड़े जोड़े ही उसने पूछा तो बंटी उछलकर माली के पास आ खड़ा हुआ। माली दादा, कैसा है मेरा बगीचा? तुम ठीक से पानी तो देते हो ना? उस पीले गुलाब की कलियां खिल गई, कितने बड़े फूल हुए उसके, खूब सुंदर हुए ना। और मेहरून वाला डेलिया। कितनी बातें उसे पूछनी है। माली क्या आया जैसे उसके साथ बंटी का घर चला आया, बंटी का बगीचा चला आया। एक के बाद एक फूलों के नाम लिए चला जा रहा है बंटी, और उत्साह से जैसे मन में समा नहीं रहा है। माली, अब उससे भी अच्छा बगीचा यहाँ लगाओ बंटी के लिए। पहले यहाँ की सफाई करके खाद वाद डाल दो, फिर जो गमले और पौधे जो के त्यों आ सके उन्हें वैसे ही ले आना। बाकी एकदम नहीं आएंगे पौधे, मेरे बगीचे को हाथ नहीं लगाएगा कोई, मैं अभी से कह देता हूँ। माली दादा, तुम बिल्कुल नहीं छूना। स्वर में आवेश भी है और आदेश भी। यह उसके अधिकार की सीमा है। तुमने कमरा नहीं दिया, लंबूतरी अलमारी लगा दी, बहुत चाहने पर भी वह जैसे कुछ बोल ही नहीं सका। पर उसका बगीचा
माली की गिजगिजी आँखों में जैसे कुछ तैरने लगा। इसे बनाए ना तू अपना बगीचा। मम्मी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे मनुहार की। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह मेरा बगीचा। बीज और कलम लगा-लगा कर बनाओ अपना बगीचा तो पता चलेगा कैसे बनता है बगीचा। तो ये किसका कथन है? बंटी का कथन है। ऐसा ही होता है बहूजी, ऐसा ही होता है अपने बोए सींचे पौधों से ऐसा ही मोह होता है। बिल्कुल संतान जैसा, जहाँ एक बार लगाओ वहाँ से उखाड़ा नहीं जाता। और फिर थरथराते गले से बोला, तुम एक बार आकर देख जाना बंटी भैया, तुम्हारे बगीचे को तो मैं जान से भी ज़्यादा रखता हूँ। तो देखिए ये कथन किसका है दोस्तों? माली का है कि अपने बोए सींचे पौधों से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा, एक बार लगाओ तो उखाड़े नहीं जाता है। तो ये माली का कथन है। बंटी माली के हाथ से झूम गया। माली के हाथ को छूकर लग रहा कि जैसे अपना बगीचा छू रहा है। उस पर हाथ फेर रहा है। कल-परसों तक किसी दिन वह ज़रूर जाएगा। मम्मी अब तक बताती रहीं यहाँ क्या-क्या करना होगा। बंटी वैसे ही उसके हाथ पर झूमता रहा। जब माली जाने लगा तो उसे गेट तक छोड़ने गया। कल फिर आना माली दादा, रोज आया करना। और जब तक माली दिखता रहा बंटी उधर ही देखता रहा। बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो एक महाभारत छिड़ गया। अम्मी अपनी मेज पर बंटी की किताबें उठा-उठा कर फेंक रहा है और चिल्ला रहा है, किसने हटाई मेरी किताबें यहाँ से? यह मेरी मेज है, किसी को नहीं दूँगा मैं अपनी मेज। ए अम्मी क्या पागलपन कर रहा है? मम्मी ने तेरी किताबें मेरी मेज पर रख दी है, यहाँ बैठकर पढ़ ले। पर जोत अम्मी को रोकती-रोकती इतने में बंटी घुसा और ले फेंक मेरी किताबें और फेंक। और अम्मी की किताबें हवा में कलाबाजी खाती हुई ज़मीन पर लौट गई और फिर दोनों गुथ गए, गुस्से मुक्के। घूंसे मुक्के। बंटी ने खींच-खींच कर 2 थप्पड़ जड़े तो अमीन जोर से चीखा और बंटी की बाँह पर दाँत भर के काट लिया। मार डाला रे! मम्मी दौड़ी हुई आई। यह क्या हो रहा है? उन्होंने झपट कर दोनों को अलग किया। बिना कुछ किए ही जोत एक और अपराधी सी खड़ी हो गई। मैं मारूँगा इसको मारूँगा, देखो क्या किया है इसने। और गुस्से से काँपते हुए बंटी ने अपनी बाँह आगे कर दी। 2 दाँत मांस के भीतर तक गड़ गए थे, खून छलक आया था। अम्मी ये क्या किया है तूने? इस तरह काटते हैं बड़े भैया को? मम्मी ने बहुत सख्त आवाज़ में कहा। अम्मी रोता जा रहा है, घूर-घूर कर बंटी को देखता जा रहा है। बस हो गया डाँटना, लगाती ना एक थप्पड़, अभी वह से काट लेता तो। बंसीलाल अम्मी को बाहर ले आया तो मम्मी ने बहुत प्यार से बंटी को बाहों में भर लिया। चल टिंचर लगा देती हूँ। नहीं लगाना मुझे टिंचर, मुझे कुछ नहीं करवाना। पता नहीं उसकी आवाज़ में गुस्सा था या दुःख कि मम्मी की आँखें छलछला आईं। चल बेटे शाम को डॉक्टर साहब से डाँट पड़वाऊँगी अम्मी को। हाँ, डॉक्टर साहब से डाँट पड़वाएँगी, जैसे खुद नहीं डाँट सकती थी ना। और बंटी हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसने टिंचर भी नहीं लगवाया। उस रात बंटी ने खाना भी नहीं खाया। डॉक्टर साहब ने अम्मी को डाँटा, कान खींचा, बंटी को प्यार किया, समझाया कि 2 दिन बाद ही तुम्हारी मेज़ बनकर आ जाएगी। एकदम नहीं और इन सबसे बढ़िया। पर बंटी अपने पलंग पर से हिला तक नहीं। तुम तो बहुत ज़िद्दी हो यार। डॉक्टर साहब लौट गए और जाने कैसे पापा आकर बैठ गए। तुम हमारे साथ कलकत्ते चलोगे बंटी? खूब घुमाएँगे फिराएँगे। वह कल ही पापा को चिट्ठी लिखेगा। बंटी बस के लिए खड़ा है। रोज की तरह डॉक्टर साहब रोगियों को देख रहे हैं पर वह किसी भी तरफ नहीं देख रहा। रात वाला गुस्सा अभी भी भरा है मन में। सवेरे उसने किसी से बात नहीं की, वह किसी से नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। सामने लगे लाल तिकोन को घूर-घूर कर देख रहा है बंटी। डॉक्टर साहब के शब्द तैर जाते हैं। इस देश में तो 3 भी नहीं 2, बस 2 बच्चे पैदा करते चाहिए। तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी फालतू बंटी। अब तू कार में क्यों नहीं आता यार? अम्मी और जोत की अलमारियां, यह लंबूतरी अलमारी भाई बंटी भैया की है। अम्मी और जोत की मेज किसी को नहीं दूंगा मैं, अपनी मेज यह मेरी है। अपना अपना बस्ता लिए कार में बैठे हुए अम्मी और जोत सर्र से निकल जाते हैं, सर्र से घुस जाते हैं। ड्राइवर जाओ डॉक्टर साहब को ले आओ। ड्राइवर जाओ कॉलेज से मेम साहब को ले आओ। बस फालतू बंटी के लिए बस फालतू बंटी बस के लिए खड़ा है। तो ये हमारा दोस्तों 12वां पार्ट था, जहाँ हम बंटी को उसके घर में, नए वाले घर में जद्दोजहद करते हुए पाते हैं। अगला देखिए 13वां पार्ट है हमारा। अपने घर से उखड़कर बंटी जैसे सभी जगह से उखड़ गया है। क्लास में बैठा रहता है तो मन में घर तैरता रहता है। मम्मी, अम्मी, जोत, मम्मी का कमरा, कमरे का जादू और भी जाने क्या-क्या। सबके बीच होकर भी जैसे वह सबसे कटा-छटा, अलग-अलग सबको देखता रहता है। और जब घर में होता है तो आँखों के आगे कभी स्कूल तैरता रहता है तो कभी अपना पुराना घर, अपना बगीचा, बगीचे का एक-एक पौधा और पौधे की एक-एक पत्ती, फूफी, माली, दादा, मम्मी, वहाँ वाली
मम्मी। रात में कहानी पढ़ता है और बड़ी मुश्किल से पाई हुई राजकुमार की जादू की दूरबीन उसकी आंखों पर लग जाती है। लो नीली रोशनी में नहाया हुआ मम्मी का कमरा आंखों के सामने झलमलाने लगता है। कमरा, कमरे की हर चीज, वह सब कुछ जो उसने वहां देखा था, वह जहां वह होता है वहां नहीं रहता और सब जगह रहता है, सब कुछ देखता रहता है। एक रेल 125 यात्रियों को लेकर जा रही है। एक स्टेशन पर उसमें से 48 यात्री उतर जाते हैं और 56 यात्री चढ़ जाते हैं। तो बताओ, पापा रेल में बैठकर कब आएंगे? आज पापा को वह जरूर चिट्ठी लिखेगा, सारी बात लिखेगा। पहले कुल यात्रियों में से उतरने वाले यात्रियों को घटाओ, फिर बचे हुए यात्रियों में चढ़ने वाले यात्रियों को। फूफी को ठेलकर चपरासी ने चढ़ा दिया। पता नहीं और कितने यात्री चढ़े, बस भीड़ ही भीड़ तो थी, ढेर-ढेर आदमी, कोई गिन सकता था। वह सारा शोर जैसे आसपास भन-भनाने लगा। नहीं, शायद सब लड़के बातें करने लगे। कुछ पता ही नहीं किसको घटा दिया, किसको जोड़ दिया। अच्छा हुआ सर ने एक बार भी उससे सवाल नहीं पूछा, नहीं तो क्या बताता वह। अब मम्मी से समझेगा, मन तो करता है कुछ भी नहीं समझे, सब गलत करके ले जाए, फेल हो जाए, फिर मम्मी पूछे तो उससे कहे क्यों हुआ फेल। सचमुच फेल हो गया तो अम्मी और जोत क्या सोचेंगे? फेलू फेलू। अम्मी सामने से दौड़ गया। डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? पर इस बार वह ज़रूर फेल हो जाएगा, उसके दिमाग में कुछ भी तो नहीं घुसता, पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता, पापा को मालूम पड़ेगा तो। बंटी स्कूल से लौटा तो घर में घुसते ही नज़र फिर उसकी लाल तिकोन पर गई, तीसरा बच्चा। इस समय घर में कोई नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है, उस घर में भी तो स्कूल से आकर वह अकेला ही रहता था। मम्मी तो उसके बाद आती थी, पर इस घर में आकर पुरानी बात भी नहीं लगती है, नई और अजीब। यहाँ अकेले होकर भी वह कितना ज़्यादा अकेला हो जाता है, सबके आने तक बस गुमसुम बैठा रहता है। भारी भरकम बस्ता कमरे के एक कोने में रखा और फिर लाल हो आई अपनी उँगलियों को सहलाने लगा। तभी नज़र दीवार के सहारे रखी नई मेज पर गई। फुलक कर वह मेज के पास आया, एकदम नई और चिकनी। हाथ फेर कर देखा तो अच्छा लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ कि लौट आया। गड़े हुए दांतों का दर्द जैसे फिर से कहीं उभर आया। नहीं, वह कोई मेज-वेज नहीं लेगा, यहाँ का कुछ भी नहीं लेगा। अम्मी और जोत अपनी-अपनी मेज पर बैठकर काम करेंगे। उसने तो एक कोने में ज़मीन पर ही अपना सब कुछ जमा लिया है। इन दोनों के साथ जब वह रोज़-रोज़ ज़मीन पर बैठकर पढ़ा करेगा तो मम्मी कितनी दुखी होंगी, कितनी परेशान होंगी। अच्छा है, वह चाहता है कि मम्मी परेशान हो, दुखी हो। यहाँ आकर जाने कैसे मम्मी की परेशानी और दुःख के साथ उसका संतोष और सुख जुड़ गया है। एक बदला और एकाएक ख़्याल आया, वह इस समय पापा को चिट्ठी क्यों नहीं लिख लेता? अगर आज पूरी नहीं हुई तो फिर कल इसी समय लिखेगा, 2-3 दिन में तो पूरी हो ही जाएगी। किसी के सामने तो लिख भी नहीं सकता, प्राइवेट वाली जो है। अधूरी चिट्ठी अपने कपड़ों के नीचे छिपा कर रख देगा बस। इस बार अगर पापा ने चलने को कहा तो वह चला जाएगा, मम्मी खूब रोएँगी, रोती रहे। किसी काम से बंसीलाल उधर आया, "आ गए बंटी भैया", और चला गया। खाने-नाश्ते की कोई बात नहीं हुई, उसे कौन भूख लगी है। मम्मी के कमरे का दरवाज़ा उड़का हुआ है, बस एक बार भीतर जाने की इच्छा हो आई। बंटी ने धीरे से दरवाज़ा खोला, कमरा साफ और जमा हुआ। वह भीतर घुसा तो मन में एक अजीब-सा भय समा गया, जैसे कोई चोरी कर रहा हो। मौ और क्षण भर को इच्छा कौंधी कोई चीज़ यहाँ से उठाकर ले जाए, अपनी अलमारी में छिपा दे। लंबू तरी। पलंग को देखते ही फिर गंदी-गंदी बातें दिमाग में आने लगी। उँगलियों का क्रॉस इतना बेकार हो जाता है ऐसे मौकों पर। फिर एक डर और डर से भी ज़्यादा कौतूहल, उसने धीरे से टेबल की दराज खोली। पता नहीं क्या निकल आए, पर ज़्यादा उलटने-पलटने की हिम्मत नहीं हुई, सो सब वापस बंद कर दी। रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके देखेगा तो एक दिन ज़रूर पता लगेगा, पर क्या? उसे खुद नहीं मालूम कि किस बात का पता लगाना है। वह जो इतना जानता है कि इस कमरे में बहुत सी बातें हैं, बड़ी अजीब-अजीब, रात में होने वाली, छिपकर होने वाली। उस दिन रात में डर कर जब वह आ गया था, तो क्या मालूम था कि यहाँ क्या पता लग जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सी बातें होंगी इस कमरे में, और फिर कुछ वैसा ही देख-जान लेने को मन उकलाने लगा। अचानक बाहर कोई खड़का हुआ तो बंटी भागकर अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गया। अब तो ज़रूर पता लग जाएगा। पापा की चिट्ठी कल शुरू करेगा, आज सोच ले कि क्या-क्या लिखना है। बंटी पोर्टिको की सीढ़ियों पर आ खड़ा हो गया। सामने के ऊबड़-खाबड़ मैदान के बीच कहीं अपना बगीचा लहलहा आया। गुलाब, डेलिया, मोरपंखी की मीनारें, हवा में थिरकती हुई घास की फुनगियाँ, घास के बीच बल खाता पाइप। आज भी माली दादा आएगा। उसकी पानी देने की छोटी-सी झाड़ी, छोटी-सी कुदाली, फावड़ा सब लेकर, ये सब वहीं छूट गए थे। गाड़ी फाटक में घुसी, लगा जैसे वो इतनी देर से अम्मी और जोत की प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी भीतर आई तो देखा मम्मी भी इन्हीं लोगों के साथ आ गई है। खट-खट फाटक खुले, आगे-आगे बस्ता लिए अम्मी और जोत और पीछे पर्स लिए मम्मी, लाल तिकोन।
तू यहाँ खड़ा-खड़ा हमारी राह देख रहा था। जोत ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अपनी मेज़ देखी बेटे? पसंद आई? यह क्या जमाई नहीं किताबें, हर काम मैं ही करूँगी तेरा। 8 बजे डॉक्टर साहब लौटे और साढ़े 8 बजे सब लोग खाने की मेज़ पर आ गए। पापा बंटी भैया की मेज़ आ गई, फिर भी इन्होंने अपनी किताबें उस पर नहीं रखी। मम्मी ने खूब समझाया पर आपको पहले चावल दूँ या चपाती? पर डॉक्टर साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें बंटी के चेहरे पर जम गईं। नज़रें मिलते ही बंटी ने आँखें नीची कर लीं। अब कनखियों से मम्मी को देख रहा है, उसका परोसता हाथ जैसे रुक गया है। क्यों बंटी, मेज़ पसंद नहीं आई बेटे? हमने तो सबसे अच्छी वाली मेज़ पसंद की थी तुम्हारे लिए। बंटी चुप, मम्मी भी चुप। बंटी भैया कहता है, वह ज़मीन पर ही पड़ेगा, मेज़ पर कभी पड़ेगा ही नहीं। चुगलखोर सूअर कहीं का। तो ये किसके बारे में? अम्मी के बारे में सोच रहा है। मम्मी बिना किसी से कुछ पूछे फिर सबकी प्लेटों में कुछ-कुछ डालने लगी है। तुम इतनी जिद क्यों करते हो बेटे? कोई अच्छी बात है इस तरह जिद करना? अभी खाना खाकर अपनी किताबें मेज़ पर जमाओगे, हम देखने आएँगे, समझे? डॉक्टर साहब ने जैसे अंतिम फैसला दे दिया, खाना खाने लगे। बंटी ने भी फैसला सुन लिया और खाना खाने लगा, चुप और नज़रें नीची। अम्मी लगातार बोले चला जा रहा है बेवकूफ़ की तरह। मम्मी माँगने पर सबको कुछ न कुछ दे देती है, अपनी ओर से भी पूछ लेती है, पर बंटी जानता है कि मम्मी भी उसी तरह बिल्कुल चुप है। पर वे परोसे कैसे रही हैं? उनकी आँखें तो बंटी की प्लेट में चिपकी हुई हैं। बंटी को देखे जा रही हैं, एकटक घूर-घूर कर और एकटक देखने से ही जैसे आँखों की तराइयाँ आ गई हैं, गीली-गीली आँखें। खाने के बाद मम्मी ने जल्दी-जल्दी किताबें मेज़ पर जमा दी। जमा ले बंटी, पापा गुस्सा होंगे, जोत समझा रही है, बंटी भी होठों ही होठों में कुछ न कुछ बोले। मम्मी भी होठों ही होठों में कुछ न कुछ बोली जा रही है, बस बंटी चुपचाप है, ना बोल रहा है, ना विरोध कर रहा है। जब सब कुछ जम गया तो मम्मी गुस्से से बोली, बेकार की बातों पर जिद मत किया कर, समझा? सारी समय कुछ न कुछ उल्टा-सीधा करते रहना। और मम्मी जब अपने कमरे में घुस गई तो बंटी ने चुपचाप सारा सामान ज़मीन पर उतार दिया। पापा, मम्मी, बंटी भैया ने अम्मी दौड़ा गया। डॉक्टर साहब खड़े हैं, शायद गुस्से में, पीछे-पीछे मम्मी खड़ी है, शायद डरी हुई, और बंटी खड़ा है जैसे पत्थर। बंटी, तुमने फिर वही किया, ठीक है, तुम्हारी मेज़ हम कल ही वापस भिजवा देंगे। तुम ज़मीन पर ही काम करोगे, समझे? और आगे से इस तरह जिद करोगे बेटे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने नहीं जा रहे, समझे? ऐसा कैसे चलेगा? बंटी की आँखें एकदम ज़मीन में गड़ी हुई हैं और वहाँ पहले से ही मम्मी की 2 आँखें चिपकी हुई हैं। प्लेट वाली गीली आँखों के कोनों में गोल-गोल बूँदें उभर आईं। टप-टप उसकी अपनी आँखों के आँसू मम्मी की आँखों में टपकने लगे, दोनों के आँसू मिल गए। धूप ढल गई थी पर उसकी गर्मी और चौंधा अभी भी बाकी है। घं बंटी और जोत छत पर खड़े-खड़े मूँगफली खा रहे हैं। जोत बोले जा रही है, पता नहीं क्या-क्या। बंटी चुप, यहाँ छत पर खड़े होने से शहर दिखाई देता है। गुचमुच बने हुए घर, गलियां, आते जाते लोग, तांगे, पहाड़ियों की सरहदों से घिरे मैदान देखे। कितने दिन हो गए, बहुत दिनों से तो उन मैदानों की सैर भी नहीं की। पहाड़ की तलहटियों में झांका भी नहीं, कोई धूनी रमाए साधु, कोढ़िन बनी राजकुमारी, पंख मारने वाली नील परी। तू बोलता क्यों नहीं बंटी, अभी भी गुस्सा है? अरे इतना गुस्सा करके रहोगे ना बंटी तो तुम्हारा ही खून जलेगा। हाँ, बाप का गुस्सा ले आए हो। लाल लाल आंखें करते हुए पापा, यू शट अप। तुझे अपनी मम्मी की याद नहीं आती जो कैसी थी तेरी मम्मी? अचानक बंटी पूछता है। आती है थोड़ी-थोड़ी, नहीं अब नहीं आती। चाची अम्मा की आती है कभी-कभी, छुट्टियों में हम इलाहाबाद जाएँगे उनके पास, तू भी चलना। मेरी मम्मी तुझे अच्छी लगती है? हाँ, लगती है। मेरे पापा को देखेगी ना तो वे भी तुझे खूब अच्छे लगेंगे। खूब अच्छे हैं मेरे पापा। मैं उन्हें लिख रहा, खट से जीभ काट ली बत्तेरे धत्तेरे की। वह कभी कुछ कर ही नहीं सकता। जो इतनी सी बात भी छिपा कर नहीं रख सकता, वह क्या करेगा? इस बार जब पापा आएँगे तो तुझे भी अपने साथ ले चलूँगा। खूब घुमाते हैं मुझे, फिर जो कहो सो ही दिलवाते हैं। तू चलेगी तो तुझे भी दिलवाएँगे। तू मेरे पापा को पापा क्यों नहीं कहता? मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे हैं। बंटी चुप। बेटा, बेटा, और 2 बाहें लिपट आईं। आज रात में जब सो जाएँगे तो वह चुपचाप उठकर पापा को चिट्ठी लिखेगा।
आगे से इस तरह की जिद करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? वह पापा के साथ चला जाएगा। मम्मी डॉक्टर साहब खाने की मेज पर बैठे हैं। बंटी पहुंचा तो मम्मी उसे देखते ही बोलती-बोलती बीच में ही रुक गई। ज़रूर उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, शिकायत और क्या। खाना शुरू हुआ तो रोज़ की तरह हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है। चुप है तो केवल बंटी। बंटी ने अब बोलना ही बंद कर दिया है। खाने के समय खा लेता है, सोने के समय सो लेता है। बाकी समय पढ़ता रहता। कहानियाँ हज़ार-हज़ार बार पढ़ी हुई कहानियाँ या फिर ड्राइंग बनाता है। डॉक्टर साहब लगातार उसकी तरफ क्यों देखे जा रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? उसके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है। कहीं पता तो नहीं लग गया कि वह छिपकर उनके कमरे में जाता है, चीज़ें उलट-पुलट कर देखता है या कि पापा को चिट्ठी लिखने की बात सोच रहा है। अजीब-सी बेचैनी होने लगी बंटी को। डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो जैसे सभी उसकी ओर देख रहे हैं, मानो वह कोई तमाशा हो। उसने मम्मी की ओर देखा, मम्मी उसकी नहीं रह गई है। ये जानते हुए भी ऐसे मौकों पर नज़र मम्मी की ओर ही उठती है, पर मम्मी डॉक्टर साहब की ओर देख रही है। डॉक्टर साहब जब बंटी को देखती है तो पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा डॉक्टर साहब की ओर ही देखती है। त्रिकोण में 3 भुजाएँ होती हैं, जैसे अ, व, स एक त्रिकोण है। बंटी कल घूमने चलोगे हमारे साथ? ज्योमेट्री पढ़ाते हुए सर खट से डॉक्टर साहब में बदल गए। बंटी समझने की कोशिश कर रहा है। अ, व, स घूमना आजकल कुछ भी तो समझ में नहीं आता। चलो कल हम तुम्हें घुमा कर लाएँ, खूब दूर लंबी ड्राइव पर। हम भी चलेंगे पापा लंबी ड्राइव पर, खूब मज़ा आएगा। आहा! जी। अमी अपनी कुर्सी पर ही फुदकने लगा। नो, नो कल कोई नहीं जाएगा, तुम तो बिल्कुल नहीं, तुमने मेज़ को लेकर बंटी भैया को नाराज़ कर दिया ना, अब हम ले जाकर खुश करेंगे। ये सब डॉक्टर साहब कह रहे हैं? उसने एक बार हिम्मत करके नज़र उठाई। डॉक्टर साहब को देखा, वे उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। बंटी को उनका मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर उस चेहरे में से जाने कैसे पापा का चेहरा उभर आया, जैसे चश्मा बदलकर पापा बैठे-बैठे मुस्कुरा रहे हैं और फिर उस चेहरे की मुस्कान उसके अपने चेहरे पर चिपक गई। केवल चेहरे पर ही नहीं, जैसे हाथ-पैरों में भी चिपक गई, मन में भी चिपक गई। चलूँगा उसने धीरे से कहा तो अंततः बंटी है वो क्या हो जाता है, राज़ी हो जाता है। कैसे जाएगा बंटी अकेला? मैं भी जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। बंटी भैया कोई लाट साहब है जो अकेला जाएगा? और अमी ने गुस्से में आकर कुर्सी पर एक लात जमा दी। अमी! डॉक्टर साहब गुस्से में दहाड़े तो बंटी का मुस्कुराता मन भी एक क्षण को सहम गया। कैसे डाँटते हैं सब आदमी लोग शायद। अमी की तो पें बोल गई। रो रोता-भन्नाता भीतर चला गया। अब बोलो ना कि हमारी गाड़ी है, हमारी मेज़ है, बंटी भैया को घर भेज दो। अम्मी अमी को गोद में उठा लाई। चलो तुम लोगों को मैं घुमाने ले जाऊँगी, खूब सारी चीज़ें दिलवाऊँगी। ले जाओ, गाड़ी तो हमारे पास रहेगी। पैदल-पैदल घुमा लाना, बहुत हुआ ताँगा कर लेना, खटर-खटर करता रहेगा। रात में सोया तो ख़्याल आया आज पापा को चिट्ठी लिखनी थी। अब आज नहीं कल लिख देगा या फिर कभी। आँख बंद करते ही कमरा सड़क पर निकल आया। लंबी सीधी सड़क उन्हीं मैदानों की ओर जाती हुई उसकी मोटर दौड़ रही है। किसी तरह बिभू और कैलाश देख लें, एक बार टीटू के यहाँ झाँकता चले। अमी तुम नहीं, जो तुम भी नहीं, शकुन तुम भी नहीं, केवल बंटी। बंटी नाराज़ है, बंटी को खुश करना है। एकाएक लाल तिकोन पर जैसे किसी ने ढेर सारी स्याही पोत दी। डॉक्टर साहब ने 6 बजे आने को कहा था, वैसे तो 8 बजे आते हैं, पर आज उसके लिए अपने मरीज़ भी छोड़कर आएँगे। बंटी 5:30 बजे से ही तैयार है। कितने दिनों से उसने कोई नई चीज़ नहीं खरीदी, आज खरीदेगा। जोत के लिए भी खरीदा और चलो अम्मी के लिए भी खरीद लेगा, वह तो है ही पाजी। मन में सब कुछ लौटा देने वाली उदारता समा रही है। थोड़ी-थोड़ी देर में जाकर घड़ी देख रहा है। पापा आते हैं तब भी वह इस तरह पगलाया-पगलाया फिरता है। आज पापा और डॉक्टर साहब भी तो घुले-मिले जा रहे हैं। पापा की बात सोचो तो डॉक्टर साहब आ जाता है, डॉक्टर साहब की बात सोचो तो पापा का चेहरा है, दोनों चेहरे एक ही हो गए, अलग-अलग रहे ही नहीं। जादू से चेहरा बदल सकता है तो 2 चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं, हो ही गए हैं। आज कहीं बात करते-करते वह डॉक्टर साहब को पापा ही ना कहने लग जाए। जोत और अमी को मम्मी ने पढ़ने बिठा दिया है, ज़रूर कुछ लालच दिया होगा, हो सकता है मम्मी कल दोनों को घुमाने ले जाएँ। डॉक्टर साहब की डाँट के सामने अमी राम तो ठंडे। 6 बज गए, अब तो आते ही होंगे, बीमारों की भीड़ में से आना भी तो आसान नहीं है। सवेरे तो वह खुद ही अपनी आँखों से देखता है, सारी बेंचें और कुर्सियाँ तो भर जाती हैं, ज़मीन पर भी जैसे जगह नहीं रहती। सबसे बड़े डॉक्टर हैं शहर के। पहली बार बंटी के मन में डॉक्टर साहब को लेकर गर्व जागा, जैसे मम्मी को लेकर अक्सर जागा करता था। डॉक्टर साहब को लेकर वह भी गर्व कर सकता है। डॉक्टर साहब उसके भी कुछ
कहीं हल्के से पापा की तस्वीर तैर गई 6:30। अब बंटी को बेचैनी होने लगी। मम्मी तो ऐसे आराम से बैठी है, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि आज 6 बजे जाने का कोई प्रोग्राम भी है। और फिर समय के साथ-साथ बंटी की बेचैनी दुःख और फिर गुस्से में बदलने लगी। 7 बजे के करीब कंपाउंडर ने आके ब 7 बजे के करीब कंपाउंडर ने आके बताया डॉक्टर साहब उठने ही वाले थे, तभी वर्मा साहब के हार्ट अटैक की खबर आ गई। मुझे यहाँ खबर करने को कहकर वे वहाँ चले गए। रोगियों के मारे मैं भी जल्दी नहीं आ सका। बंटी ने खींच-खींच कर जूते-मोजे उतार फेंके। झूठ, सब झूठ, खाली-खाली उसे बहकाने के लिए कह दिया। नहीं ले जाना था तो क्यों कहा था? अम्मी अंगूठा दिखाकर टिली ले 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 करता हुआ निकल गया। तो मन हुआ गला पकड़कर दबा दे उसका। किसने कहा था कि उसे ले जाओ ड्राइव पर? वह क्या जानता नहीं, यह घर उसका नहीं, यहाँ की कोई चीज़ उसकी नहीं, यहाँ का कोई आदमी उसका नहीं है। वहाँ तो अपना घर होगा, अपने लोग होंगे बेटे, सब झूठ। यहाँ तो उसकी इच्छा भी उसकी नहीं रह गई है। चश्मा वही मम्मी के कमरे की एक-एक चीज़ें उठाकर फेंक दे। घर की चीज़ें चकनाचूर कर दे। गुस्से से भन्नाते हुए उसने अलमारी खोली। बस इसी पर तो उसका अधिकार है। एक-एक खिलौना निकाल कर फेंक दिया, एक-एक कपड़ा कमरे में छितरा दिया। बंटी झपट कर मम्मी ने बाँह पकड़ ली। "यह क्या पागलपन मचा रखा है?" बंटी ने पूरी ताकत लगाकर अपने को छुड़ा लिया और कपड़ों को पैरों तले रौंदने लगा। "लो, लो और लो। कभी अकल भी आएगी तुझे या नहीं? जब देखो घर में किसी न किसी बात पर तूफ़ान मचाए रखता है। मैं जितना चुप रहती हूँ उतना ही शेर हुए जा रहा है।" मम्मी ने उसे पलंग पर पटक कर दोनों हाथों से दबोच दिया। "कोई बात नहीं समझेगा, मौका पे कुछ नहीं देखेगा, बस चुप करो।" बंटी पूरी ताकत से चीखा और फिर बेहद थका-पिटा सा फूटकर रो पड़ा। आँसू हैं कि उफनते चले जा रहे हैं। जरा मम्मी की पकड़ ढीली हुई कि झटक कर उठा और रंगों की शीशियों वाला डिब्बा उठाकर दे मारा। खड़-खड़ भन! कुछ शीशियाँ साबुत लुढ़क गईं, कुछ चकनाचूर हो गईं। तड़ाक! और शीशियों से बिखरे ढेर सारे लाल, पीले, नीले एक रंग दूसरे मिलकर तेजी से घूमे जहाँ के तहाँ स्थिर हो गए। मारो और मारो! बंटी खुद ही पलंग में औंधा धँस गया। अम्मी, जोध, बंशीलाल, मम्मी सब आगे-पीछे घूम रहे हैं, उसकी तो आवाज़ें भी। फैले हुए रंग दलिये में बदल जाते हैं। मत चढ़ाओ भऊजी इतना माथे, देखना एक दिन ही आप ही बंटी इस तरह करते हैं बेटे। एक प्यार भरा थरथराता हाथ तड़ाक, एक थप्पड़, ढेर सारी शीशियाँ टूट जाती हैं। ढेर सारे रंग बिखर जाते हैं। आवाज़ कहीं बहुत दूर से आ रही है, पता नहीं कहाँ से। क्या कर दिया आज तुमने? इसने तो रो-रो कर प्राण दे दिए। क्या ओहो कैसी बात करती हो तुम? इतना सीरियस अटैक था, मुझे तो शायद रात में वहीं रहना पड़े, वर्मा तो बंशीलाल गर्म पानी रखो नहाने का, तब तक तुम एक प्याला चाय दो जरा। बस और कुछ नहीं, बंटी के लिए एक शब्द भी नहीं, जैसे वह कहीं है ही नहीं। एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो बताओ 360 किलोमीटर चलने में कार एकदम चलते-चलते रुक जाती है। हार्ट अटैक। अटैक यानी हमला। वर्मा साहब का लंबा-चौड़ा शरीर लेटा है और ढेर सारे सिपाही बंदूक ताने उस पर अटैक कर रहे हैं, ठाएँ-ठाएँ। बहुत दिनों से उसने बंदूक नहीं चलाई, आज वह ज़रूर चलाएगा, वह भी अटैक करेगा, ठाएँ, ठाएँ, ठाएँ। वर्मा साहब की छाती पर घाव ही घाव हो गए हैं। कभी उसके हार्ट पर अटैक हो जाए, तो उसके भी उतने ही घाव हो जाएँगे। टन, टन, टन घंटी बजती ही जा रही है, दूसरे सर आ गए। क्लास में बहुत शोर हो रहा है, यानी कि स्कूल में दोस्तों वो पढ़ता नहीं, यानी उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। दिन भर की, घर की, बाहर की सारी बातें, फिर क्लास की, पढ़ाई की सारी बातें बीच में उसके घूमती रहती हैं। चुप करो बच्चों चुप, वह अब हमेशा चुप रहा करेगा, कभी किसी से नहीं बोलेगा। जोत से भी नहीं, मम्मी से तो बिल्कुल नहीं। जैसे-जैसे घर पास आ रहा है, मन ही मन जैसे एक अजीब-सी दहशत समा रही है। सवेरे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अब घर के दरवाजे पर उतरता है तो जैसे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। लाल तिकोन, वह खड़ा-खड़ा उसे ही घूरता रहता है। उसमें बना हुआ लड़का टिल-लिल करता हुआ चारों ओर घूमने लगता है। माँ दोनों बच्चों को दोनों हाथों से पकड़कर चल पड़ती है, "चलो मैं तुम्हें घुमा लाती हूँ।" इस देश में तो 2 बच्चे, बिल्कुल 2 बच्चे, इस देश में ही नहीं, इस घर में भी 2 बच्चे, बस कुल दे 2 बच्चे। वहाँ तो बच्चे भी होंगे बहन जी, चलो अच्छा हुआ, यहाँ अकेला-अकेला कैसे डाँव-डाँव डोले था। नहीं, बस कुल 2 बच्चे।
बंटी ने बस्ता वहीं टिका दिया और खड़ा-खड़ा सड़क देखता रहा। भीतर जाने की इच्छा नहीं हो रही, भीतर वह जाएगा भी नहीं। बस सड़क पर ही दौड़ता चला जाएगा, पर कहाँ? लेकिन इस बार यह कहाँ भी उसे रोक नहीं सका। वह सचमुच दौड़ पड़ा। दौड़ते-दौड़ते जब अपने घर के फाटक पर पहुँचा तो उसकी साँस फूली हुई थी। पता नहीं दौड़ने से, पता नहीं डर से, अपना घर, अपना बगीचा, पर फिर भी जैसे कुछ भी अपना नहीं लग रहा। घर की सारी खिड़कियाँ बंद हैं और दरवाजे पर ताला लटक रहा है। वह भीतर जा ही नहीं सकता। अपने घर में कभी ऐसा हो सकता है कि चाहो तो भी अंदर नहीं जा सकते? वहाँ अपना घर होगा बेटा। वहाँ भी नहीं जा सकता, जाएगा भी नहीं। तभी सड़क पर 2 आदमी बातें करते हुए निकल गए। बंटी मेहंदी की आड़ में हो गया, कोई देख न ले उसे। फिर अपने बगीचे का चक्कर लगाया। क्यारियाँ नम थी, सर्दियों में माली ताता दोपहर में ही पानी दे देता है। वह एक-एक पौधा देखने लगा, एक-एक पत्ती छू-छू कर। सिर पर आम का पौधा, कितनी नई पत्तियाँ आ गई हैं। सारा बगीचा घूम कर देख लिया। अब मम्मी और अमित जोत लौट आए होंगे। उसे न देखकर मम्मी बंसीलाल से पूछ रही होंगी, पता नहीं बरामदे में रखा बस्ता देखा भी होगा या नहीं। परेशान मम्मी इधर-उधर देखती हुई, मम्मी आवाज़ देती हुई, मम्मी अच्छा किया यहाँ चला आया। अब वह यहाँ से जाएगा ही नहीं, कभी, कभी नहीं, कभी नहीं। पापा, अम्मी, भैया घर में ही है नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर साहब के माथे पर सलपटें, मम्मी की गीली आँखें, पीला हुआ चेहरा। मम्मी प्रिंसिपल होकर भी डॉक्टर साहब से डरती है। यहाँ भी तो बोलती ऐसे थी जैसे सबको डाँट रही हो। खाली उसे प्यार करती थी, वहाँ उसे डाँटती है और सबको अच्छा है, आज पता लगेगा। मन ही मन में एक संतोष है, कुछ ऐसा कर डालने का जो नहीं करना चाहिए, मम्मी को परेशान करने का। कोई सड़क से गुजरता तो बंटी छिप जाता, कहीं हीरालाल या माली दादा ही इधर से आ जाएँ, उसे देख लें तो बस सारा खेल खत्म। पर यह तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ आकर शाम का अंधेरा भी बढ़ेगा, धीरे-धीरे बढ़ता ही जाएगा। भूख भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी। अब टीटू के घर की बत्तियां जल गईं, एक क्षण को उसे रोशनी से इस रात मिली, वहां चला जाए। अरे, हमने तो सोचा था बड़े ठाठ होंगे तुम्हारे वहां, यूं डोले-डोले फिर रहे हो। दत्त वहां नहीं जाएगा। बाहर का अंधेरा अब मन में उतरने लगा। डर, एक अजीब सा डर। मम्मी उसे देखने आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें ख्याल ही नहीं आया कि बंटी घर में है ही नहीं, या कि डॉक्टर साहब ने कह दिया हो कि यह सब यहाँ नहीं चलेगा। चलती-चलती मम्मी रुक गई हो। अब यदि मम्मी रात तक नहीं आई, वह फाटक पर खड़ा होकर सड़क की ओर देखने लगा। अब तो इधर से कोई आ भी नहीं रहा। ये सड़क तो वैसे ही वो सुनसान हो जाती है। कोई आए तो उसे देख ले, या वही किसी को आते-आते देखता रहे, पर कोई नहीं। बंटी पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ से तो दूर तक दिखाई देता है, कोई मोटर, कोई पैदल, पर कोई नहीं। गालों पर आंसू बहने लगे। उपेक्षा, अपमान, मन हुआ ऊपर से कूद पड़े, खूब घाव हो जाए, हार्ट अटैक। उसके आंसू मम्मी के गालों से बहने लगे। बंटी बंटी नीचे उतरा तो एक गुस्सा, दहशत, अपने को ही मारे, हाथ पैर तोड़ डाले। पेड़ की एक सूखी टहनी उठाई, सटाक-सटाक मेहंदी को सूड़ना शुरू किया। अभी कोई नहीं आया। फूल पत्ते नोचने शुरू किए। कोई कोई काला पाप बाप नहीं लगता। तोड़-तोड़ कर ढेर लगा दिया। अपने ही बोए फूलों से तोड़कर, रौंद कर जैसे संतोष मिल रहा है। अभी भी कोई नहीं आया और बहुत फिर खुद ढेर होकर घास पर लौट गया, भूखा, ठिठुरता हुआ, रोता हुआ। एकाएक लगा जैसे घर का दरवाजा खुला हो, कटी-फटी आवाज में गाती हुई फूफी आ रही है। मेरो तो गिरधर गोपाल, सांस जहाँ की तहाँ रुक गई, आंखें मिच गईं। पर फूफी है कि बढ़ती चली जा रही है। फूफी का भूत, फूफी मर गई और रानी मर गई, पर उसके प्राण तो अपनी बेटी में अटके रह गए। सो गए चिड़िया बनकर उसी कमरे में। फूफी के प्राण भी इसी कमरे में अटके रह गए। मुंदी आंखों से दिखाई दे रहा है एक सफेद आकृति हवा में लटकी हुई कसरत कर रही है। 1 2 3 4। बंटी सांस रोके कहीं डूबता चला जा रहा है, गहरे, खूब गहरे में। छुन छुन, यह सोनल रानी की पायल है। अब तक राजा के सारे बच्चे तो खत्म हो गए होंगे, वह भूखी तो मरेगी नहीं। आवाज पास आती जा रही है। बंटी और गहरे में डूबता जा रहा है। घर घर सोनल रानी की सांस ऐसी ही होती होगी। खट खट अजीब आवाजें आ रही हैं। और फिर एक हाथ छाती पर अटैक। मुझे मत मारो, एक घुटी हुई चीख, पता नहीं निकली भी या नहीं, पर हाथ जैसी छाती में ही घुस गया। बंटी बंटी किसी ने बाहों से पकड़कर बैठा दिया। वह कटी-फटी सी आंखों देख रहा है, कौन है सामने? तू यहाँ पड़ा है, तू जब से? कोई उसके कंधे बुरी तरह से झकझोर रहा है। धीरे-धीरे अंधेरे में एक चेहरा साफ होकर उभरता है। बदहवास सा चेहरा, लाल-लाल आंखों वाला चेहरा। बोल बोल, तू क्यों यह सब करने पर तुला हुआ है? क्यों अपनी और मेरी जिंदगी में जहर घोरने पर तुला हुआ है?
कौन सा कष्ट है तुझे वहाँ पर, क्या तकलीफ है? ओहो! ये तो मम्मी है, पर मम्मी को देखकर कोई तसल्ली नहीं हो रही, कोई डर भी नहीं लग रहा, कुछ भी तो नहीं लग रहा। रोज़ एक हंगामा खड़ा कर देता है, रोज़ एक तमाशा, कोई कब तक सहेगा, आखिर क्यों सहेगा? बाएँ गाल पर तड़-तड़ की आवाज़ हुई, मम्मी ने शायद मारा है। ठीक है, तेरे पापा तुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं तो मैं भेज दूँगी, वहीं रहो। मम्मी उसे घसीटती हुई ले गई, एक तरफ से उठाकर गाड़ी में पटक दिया। वह ना चला, ना गाड़ी में चढ़ा, मम्मी अभी भी कुछ न कुछ बोले जा रही हैं, पता नहीं क्या-क्या। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे कुछ लग भी नहीं रहा, मम्मी को शायद पता ही नहीं। सोनल रानी तो उसे ढर्र, अब तो मम्मी की बात सुनाई भी नहीं दे रही। तो ये हमारा दोस्तों 13वां भाग था। तो आशा करता हूँ कि आपको आनंद आ रहा होगा। अगला जो पार्ट है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के दोस्तों बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत।